फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है नेचर। सो फिजिक्स का जो बेसिकली मतलब है वो है नेचर, और ये एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। सो ग्रीक वर्ड फिजिक्स का क्या मतलब है, नेचर। सो जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हम स्टडी करेंगे किसकी, नेचर की और उसके नेचुरल फिनोमेना की। सो स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमेना, जितने भी नेचर में फिनोमेना मतलब जितनी भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं किसमें, नेचर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो उसमें उनको सबको हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं, ठीक है, और फ्रिक्शन देखते हैं। सो कहाँ पे हो रही है जी, सब कुछ नेचर में तो हो रही है। किस तरीके से हवा चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, गाड़ी चल रही है किस तरीके से चल रही है, कितनी उसकी स्पीड है, क्या उसका डिस्टेंस उसको कवर करना है, हर चीज़ को हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है, हीट को, टेम्परेचर को, ठीक है, हर चीज़ को हम कहाँ देखते हैं, फिजिक्स में देखते हैं। सो फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जब हम नेचर और उसके फिनोमेना, जितनी भी चीज़ में नेचर में जो चीज़ें हैपन हो रही हैं, ठीक है, घटनाएं हो रही हैं, जब उनकी हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। और जो आइजैक न्यूटन थे उन्हें कहा जाता है एज अ फादर ऑफ किसका, फिजिक्स का। जो फादर किसको कहता है, आइजैक न्यूटन को। न्यूटन जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। इनकी काफ़ी सारी जो कि चीज़ें रही हैं फिजिक्स में, काफ़ी योगदान रहे हैं। हम उनको समझेंगे, जब हम उन चीज़ों को समझेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें इनका क्या क्या योगदान रहा है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे फिजिक्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फिजिक्स में क्या करते हैं, मेनली किसके साथ डील करते हैं किसके, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हम क्या करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के साथ डील करते हैं। मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री में भी हम देखते हैं मैटर के बारे में, और फिजिक्स में हम देखते हैं मैटर के बारे में। मैटर ऐसी चीज़ जिसका मास हो, मास मतलब एक होता है वेट और एक होता है मास। वेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, कैसे, जैसे कि हमारा वेट अगर यहाँ पे 60 kg है अर्थ पे, तो हम मून पे जाएंगे तो हमारा वेट कितना रहेगा, वो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटी है मून की वो बहुत कम है, 1/6 अर्थ की ग्रेविटी से कम है। सो हमारी जो वेट है वो कम हो जाएगा। लेकिन मास, अगर मास इतना हमारी, जैसे मास मतलब कि जितना पूरा शरीर है, तो शरीर तो पूरा ही जाएगा ना, आप कुछ छोड़ के तो नहीं जाओगे ना अर्थ पे। आपका वेट कम होगा पर मास तो उतना ही जाएगा, जितना ब्लड होगा आप में, जितनी आप में हड्डियाँ होंगी, जितना आप में मास होगा वो आपके साथ ही जाएगा। तो चंद्रमा पे जाओगे, मून पे जाओगे, तो वहाँ पे भी तो वेट जो है वो कम होगा, लेकिन मास थोड़ी कम होगा, मास तो सेम ही रहेगा। सो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मैटर की। सो मैटर किसको हम बोले, ऐसी चीज़ जिसको कि हम, जिसका कि मास होता है और वो क्या करता है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, तो मैं एज अ मैटर, मैंने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करी होगी, मेरा मास है, मेरा मास भी है, मैंने ऑक्यूपाई भी करी है कुछ स्पेस, और साथ में जिसको कि मैं फील कर सकूँ, मेरी जितनी भी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस में से किसी एक सेंसेस के चलते उसको फील कर सकूँ, किसी को टच कर सकूँ। जैसे हम गैस की बात करें तो हम उसे सूंघ सकते हैं, आग की बात करें तो उसे हम देख सकते हैं। सो जिन चीज़ों को हम अपने सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जब टच करके फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे हम कहते हैं मैटर। सो जब हम स्टडी करते हैं किसके, स्ट्रक्चर की, मैटर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और उसकी इंटरेक्शन को देखते हैं। इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन क्या होती है, जैसे कि मेरी इंटरेक्शन किसी के साथ होती है, तो इंटरेक्शन क्या, कि उसका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। तो जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं किसके साथ, फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूंट है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या होते हैं, जो मौलिक घटक है। मौलिक घटक मतलब जैसे मैटर हो गया, मैटर में क्या होता है, सबसे जो मौलिक घटक है आटम हो गया। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में मौलिक घटक क्या है, सबसे जो स्मॉलेस्ट इकाई है उसकी, स्मॉलेस्ट जो, ठीक है, इकाई है, उसको हम कहते हैं मूलक घटक, जहाँ पर फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स। फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स जिसको हम यूनिवर्स ऑब्जर्व करते हैं, हम यूनिवर्स पूरे होल नेचर की जब हम बात करते हैं, तो हम जो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी जब इंटरेक्शन देखते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में मैटर में, तो एक आटम का दूसरे आटम के साथ जब हम इंटरेक्शन देखते हैं, सेल, जैसे ह्यूमन बॉडी जो बनी होती है वो बहुत सारे सेल्स को मिला के बनती है एक ह्यूमन बॉडी। सो जब बहुत सारे सेल्स बनते हैं, क्योंकि बॉडी जो मेनली बनी है वो बनी है सेल की, सो जब बहुत सारे सेल्स को हम जोड़ते हैं तब बनती है एक बॉडी बनती है। सो जितनी बॉडी जो बनी है सेल से बनी है। सो जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, सो ठीक है, सो मैटर क्या, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो इंटरेक्शन हो रहा है, सेल का सेल के साथ कोई हो रहा है, आटम का आटम के साथ, तो उसको हम कहाँ पर पढ़ते हैं, फिजिक्स में। उसके बाद हम देखते हैं जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो है वो कंसर्न है विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, किसमें, जबकि जब हम नेचर में बात करते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कुछ ऐसी होंगी जिनको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप का तो आप सबने नाम सुना होगा। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, तो जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। उसके लिए, उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और जब जिन चीज़ों को हमें, ठीक है, माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़े उनको मिलता है माइक्रोस्कोपी के लिए, माइक्रोस्कोपी कुछ बड़ी जो है, ठीक है, बड़ी चीज़ों को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जो कि हम नॉर्मली देख सकते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रो मतलब, मगर माइक्रो वर्ड का मतलब समझिए, माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, और मैक्रो मतलब बड़ा। मैक्रो मतलब बिग और माइक्रो मतलब स्मॉल। सो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक को पढ़ने के लिए हम समझते हैं कि माइक्रो और माइक्रो जो है वो भी आगे डिवाइडेड है। इसमें सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स।
ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक है, बड़ी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो बड़े फिनोमेना हो रहे हैं, बड़ी जो चीज़ें घटना हो रही हैं, बड़ी घटनाएं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, थर्मोडाइनमिक्स में जैसे हीट और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं जिनको हम, जैसे हम आग को देख सकते हैं, थर्मोडाइनमिक्स के एग्जाम्पल लगे तो हम ठंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आग को देख सकते हैं। ऑप्टिक्स की बात करें हम, जब हम लाइट की बात करते हैं तो जब सूरज चढ़ता है, सूरज निकलता है, तब हम लाइट को देख सकते हैं, और अंधेरा होता है, जब सूरज चला जाता है तो अंधेरा होता है, हम अंधेरे को भी देख सकते हैं। सो ऐसी चीज़ें जो कि मैक्रो लेवल पे हो, मैक्रो लेवल पे मतलब बड़े लेवल पे हो रही हूँ, जैसे कि सन की लाइट करें तो पूरे अर्थ पे जाती है, किसी छोटे लेवल पे तो नहीं हो रही ना, ठीक है। तो बड़े लेवल पे जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, बड़ी चीज़ों को बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, और उस फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। उसके बाद सेकंड आता है, जब हम छोटे लेवल पे सेम फिजिक्स को पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हमारे पास जैसे कि आता है मैटर आ गया, आटम आ गया। जब हम छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम मतलब छोटा, ठीक है। जैसे मैटर, आटम के बारे में हमने पढ़ा, मैटर मैटर क्या होता है, आटम क्या होता है, आटम उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूक्लियस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। और कुछ अदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के बाद हम एक और चीज़ देखते हैं, नई टर्म जो आती है उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं मेसोस्कोपिक फिजिक्स। मेसोस्कोपिक फिजिक्स क्या होता है, जब हम माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक को पढ़ते हैं तो उनके बीच में वो चीज़ें आती होंगी जो माइक्रो और मैक्रो के बीच में आती होंगी, ठीक है। बड़ी छोटी होंगी तो हम माइक्रो में पढ़ लेंगे, जो छोटी चीज़ें हैं उनको हम माइक्रो में पढ़ लेंगे। बड़ी चीज़ों को, जैसे बड़ी जो चीज़ें हैं अपना हो रही हैं, जैसे सन का चढ़ना, निकलना और फिर लाइट देना, और छोटी चीज़ें मैटर और आटम के बारे में पढ़ना। बट उनके बीच में भी तो कुछ चीज़ें होंगी ना, जो ना तो मैक्रो पे होती होंगी ना माइक्रो पे होती हैं, उनको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मिजो में पढ़ते हैं। सो मिजो में हम देखते हैं जो कि उनके इंटरमीडिएट बीच में जो है, ठीक है, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं, ठीक है। हम इसकी अगर एग्जाम्पल देखें तो कंडेंस मैटर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स की हम जब स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं मेजोस्कोपी, जो सेंटर में, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो के बीच में जो चीज़ें आती हैं उनको जब पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं मेजोस्कोपिक फिजिक्स। और इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं किसकी, सॉलिड स्टेट की स्टडी करते हैं। और जो कंडेंस मैटर फिजिक्स कहते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स क्या होती है, जब हम स्टडी करते हैं किसकी, सॉलिड स्टेट की। जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट जैसे कि कुछ चीज़ जो वो सॉलिड स्टेट में, एक होती है गैस और एक होती है लिक्विड स्टेट। जब कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में हो, जब हम उसकी स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स। और जो मिजोस्कोपिक है उसमें क्या हम इसी की चर्चा करते हैं, और इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों की प्रॉपर्टीज़, जो मैटर की वो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जो मैक्रो और माइक्रो दोनों में आती हैं उनकी हम चर्चा करते हैं किसमें, मिजोस्कोपिक में। और मिजोस्कोपिक क्या करता है, ठीक है, जो कि मटेरियल है किसी लेवल का, हमने पहले सुन पढ़ा है उसके बारे में कि इंटरमीडिएट लेवल का, जब माइक्रो और उसके बीच का जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब उसका मध्यस्थता जो सेंटर में है, तो उसको हम बोलते हैं। और उसकी जब चर्चा करते हैं उसको हम कहते हैं मिजोस्कोपिक फिजिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, सो फिजिक्स जो है उसकी कुछ एप्लीकेशन है, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सो हम वन बाय वन उसके एप्लीकेशन को समझते हैं। सो सबसे पहले उसकी जो एप्लीकेशन है उसको हम देखते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जब फिजिक्स का हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं, जब हम आटम्स और मॉलिक्यूल्स की एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में जो फिजिक्स है वो बहुत वाइडली यूज़ की जाती है। सो हम उसकी एक एग्जांपल देखते हैं, जब इंटरेक्शन होती है इसके आटम्स और मॉलिक्यूल्स की जब इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन मतलब उन दोनों का जो इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, साथ में। सो हम उसकी जब चर्चा करते हैं तो केमिस्ट्री की एक एग्जाम्पल है वो, ठीक है, केमिस्ट्री में यूज़ होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। इंजीनियरिंग में जब हम उसे यूज़ करते हैं तब हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, जैसे हमने एक घर बनाया बड़ा, तो अब जैसे बड़ी बिल्डिंग लगा लो कोई, जैसे कि सऊदी में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है जिसको जैसे कि बुर्ज खलीफा। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी तो किसी ना किसी बेस पे वो टिकी होंगी ना, किस तरीके से बनाई होंगी वो आर्किटेक्चर ना किसी तरीके से तो बनाई होंगी। सो उनको बनाने के पीछे का जो लॉजिक है वो किस में हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में। फिजिक्स का यूज़ किया गया, फिजिक्स के कुछ लॉज का यूज़ किया जाएगा जिनके द्वारा कि उस बिल्डिंग को स्टेबल किया जाए। सो हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं फिजिक्स का। उसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, सेल वार्स और सेल मेम्ब्रेन। सेल वार जो कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, ठीक है, जो सेल है, सेल की जो बाल है सेल की को प्रोटेक्ट करता है, किसका काम है, सेल वाल का। और सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये दो उनमें लिक्विड है जो पदार्थ होता है, ठीक है, और उसमें दोनों में ये क्या कहते हैं, गैप पैदा करता है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं होने देता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जब हम सेल मेम्ब्रेन सेल वाल्स की चर्चा करते हैं तो फिजिक्स वहाँ पे भी यूज़ होती है, किस तरीके सेल वाल जो है वो प्रोटेक्ट करती है उसको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक। जब हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे एक्सरे का यूज़ करते हैं, MRI एक्सरे का यूज़ करते हैं। जब हम हड्डी, जैसे किसी को अगर चोट लगी हो तो हड्डी वगैरह ना टूट गई हो तो एक्सरे का यूज़ करते हैं, तो वो भी फिजिक्स का एक पार्ट है।
MRI जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। रिजोनेंस इमेजिंग जब इसकी बात हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको अगर आजकल जो काफ़ी प्रसिद्ध है जो एक बीमारी जिसको हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। सो कैंसर को जब आपको पता करना हो, जरूरी नहीं है कैंसर के लिए, बट हाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि MRI का यूज़ किया जाता है कैंसर जैसी बीमारियों को, क्योंकि MRI में क्या होता है आपकी बॉडी की कितनी, मतलब आपको जिस भी चीज़ की अगर जाँच करवानी हो, हड्डी हो, अगर कोई मांस हो या कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट हो, किसी भी चीज़ की अगर आपको देखना है कि वहाँ पे कोई बीमारी तो नहीं है, तो आप MRI का यूज़ करते हो, और MRI काफ़ी महंगा भी होता है, ठीक है। और उसी के साथ एक और एग्जाम्पल देते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड भी आपने देखा होगा कई बार, अगर आप देखा होगा तो किसी को अगर पेट में दर्द हो तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसके पेट के ऊपर एक छोटी सी मशीन को रखा जाता है और उसको घुमाया जाता है, ठीक है। और कुछ चिपचिपासा लगा के और उसको बोला जाता है कि 1 घंटे तक पानी मत पियो और अपने टायलेट को रोक के रखो, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है। MRI एक मशीन के थ्रू होता है, और एक्सरे के लिए एक्सरे में आपको खड़ा कर दिया जाएगा और एक मशीन में से लाइट आपके अंदर से पास करवाई जाएगी और उससे पता चलेगा। वो मेडिकल डायग्नोस्टिक में यूज़ होता है। देन हम देखते हैं जियोलॉजी में यूज़ होता है। जियोलॉजी में कैसे, जैसे हम ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं इसको जियोलॉजी में, ठीक है। जियोलॉजी में किस तरीके से यूज़ करते हैं, रॉक्स का जो कि हम जैसे कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, इतनी सब चीज़ें हमने जब पढ़ी तो हमें क्या पता था कि वो कितनी पुरानी है। तो कितनी पुरानी है ये पत्थर, कितना पुराना ये किला रहा होगा, कितना पुरानी ये हड्डियाँ रही होंगी, उन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिविटी डेटिंग जिनको बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी डेटिंग जो है वो हेल्प करती है ये बताने के लिए कि ये पत्थर कितना पुराना है, ये अगर आयरन है तो आयरन कितना पुराना है, कॉपर की कोशिश है तो ये कितनी पुरानी है, किसकी मदद से, रेडियो एक्टिव डेटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। रॉक्स की करते हैं। फिर अर्थ के का एनालिसिस, कब अर्थ के आने वाला है, कितना आएगा, कितने रिचर स्केल का आएगा, हम इसको भी पढ़ेंगे अर्थ क्यूब को भी डिटेल में, मेनली ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, उसमें हम इसको देखेंगे। सो अर्थ क्यूब की जब हम बात करते हैं तो अर्थ क्यूब कितने रिचर का आया, कितने रिचर स्केल का आया, कब आने वाला है, उसको पहले ही चेक करके सिस्मोग्राफ जिसको बोलते हैं, सिस्मोग्राफ की मदद से। सो उसकी चर्चा किसमें, जियोलॉजी में हम उसकी बात करते हैं। फिर हीट ट्रांसफ़र जो अर्थ के अंदर, जैसे कि हम बात करते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है जिसको हम अर्थ क्यूब आता है, उसके बाद तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूवमेंट करती हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ थर्मल जो रिएक्शंस हो रही होती हैं। थर्मल रिएक्शंस की वजह से जो है, ठीक है, थर्मल रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि जो चट्टानें जो अंदर के जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, जहाँ तो वो कन्वर्जेंस मूव करेंगी या डाइवर्जेंस। जब वो कन्वर्जेंस मूव करेंगी तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी, और डाइवर्जेंस करेंगी तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो तब भी जो धरती है वो खिलेगी। सो उसका भी मूवमेंट होगा। सो उसको हम किस में पढ़ते हैं, जियोलॉजी में। जब हम उसको पढ़ते हैं तो अब हम फिजिक्स का यूज़ करते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि फिजिक्स क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन समझी हमने, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि हम 1 बाय 1 इसके चैप्टर जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारी जो सीरीज़ हैं बायोलॉजी पे, केमिस्ट्री पे और फिजिक्स पे तीनों ही आ रही हैं। डेली की एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है, जिसमें कि आपको जिस भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप UPSC की कर रहे हो या फिर PCS की या फिर CGL की, CDS की, आप किसी भी एग्जाम को, MTS GD जितने भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो हमारे ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मुझे पता है और मैं आपको ये आश्वासन भी देता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा टॉपिक, ठीक है, हमारा मटेरियल अच्छा लगे तो हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे DM कर सकते हो, और आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।